बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है वो सिविक्स का जो है हमारा 7 नंबर का लेक्चर है। और अभी तक 6 लेक्चर हो गए, मतलब 6 क्वेश्चन मैंने कराया है और इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनको मैंने कवर कराने का प्रयास किया है। प्रश्न हमारा ये है कि लोकतंत्र से क्या आशय है। लोकतंत्र के शास्त्रीय और समकालीन सिद्धांतों की तुलना करते हुए इसके मूल सिद्धांतों का क्या है, तो परीक्षण करना है। और ये 25 अंक का प्रश्न है। 25 अंक के प्रश्न को 250 शब्दों में आपको लिखना है। तो आइए, बहुत शानदार सा प्रश्न है, इसको देखते हैं। और जब भी 25 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा तो एटलीस्ट 2 डायमेंशंस में वो रहेगा ही रहेगा। 3 डायमेंशंस में भी पूछे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। फिर भी आप लोग के साथ गनीमत है, पीसीएस का यदि पेपर देखेंगे तो उसमें तो कितने डायमेंशंस में पूछ रहा है। एलटी वाले बच्चों के साथ सहूलियत रही, उनसे एकदम टू द पॉइंट पूछा। और मुझे जहां तक लगता है आप लोगों के साथ भी ऐसा ही रहेगा। थोड़ा सा पेपर का लेवल एलटी से थोड़ा सा टफ हो सकता है, नहीं तो जनरली ऐसे ही रहेगा। मतलब आपके सिलेबस से बाहर चीजें नहीं जानी चाहिए। ये सारे बैचेस हैं। अभी तक आप लोगों ने अगर टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से हमारे नहीं जुड़े हैं तो जुड़े। एक तो हमारा हिस्ट्री वाला है और दूसरा जो है सोशल साइंस है, सॉरी सोशल साइंस में नागरिक शास्त्र सिविक्स वाला। और तीसरा जो है हिंदी और निबंध, और इसमें ज्योग्राफी भी हमारा चल रहा है ऑप्शनल। तो संस्थान 3 ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज संचालित कर रहा है और काफी बेहतर प्रयास कर रहा है। और बच्चे भी हमारे जो जुड़े हुए हैं वो डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं। उनकी कॉपी का मूल्यांकन हो रहा है, प्रॉपर वे में उनकी कॉपी पे फीडबैक दिया जा रहा है। और जैसे ही कॉपी चेक हो रही है उसका मॉडल उत्तर भी दिया जा रहा है। और ये मॉडल उत्तर हम प्रत्येक टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों का दे रहे हैं ताकि आपका प्रत्येक टॉपिक कवर हो जाए और वहां से सारे प्रश्न अच्छे से हो जाए। और हमारा उद्देश्य यही है कि 25 अगस्त तक जो है हम आपको पूरी तरीके से फ्री कर दें, ताकि जो है 5 दिन आप रिवीजन करके सारी चीजों को चले जाइए। और वैसे भी डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो पहले तो आप ही लिख रहे हैं तो आपका वैसे ही तैयार हो रहा है। फिर उस पर हम फीडबैक दे रहे हैं, वो एक सुधार का काम आपके साथ हो रहा है। फिर हमारा मॉडल उत्तर दे रहे हैं। तो हाँ, जब आप एक विषय वस्तु पे 3-3 बार प्रयास करेंगे तो वो आपका कभी नहीं भूलेगा। बस परीक्षा के पहले उसको एक बार देखते हुए चले जाना है तो चीजें हो जाएंगी। तो यही रणनीति के साथ संस्थान आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में यदि संस्थान के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न हमारा है कि लोकतंत्र से क्या आशय है। लोकतंत्र के शास्त्रीय और समकालीन सिद्धांतों की तुलना करते हुए इसके मूल सिद्धांतों का क्या है, तो परीक्षण करना है। तो सबसे पहले लोकतंत्र को थोड़ा सा बताइए कि लोकतंत्र है क्या। और यही आपका एक पार्ट है कि लोकतंत्र से क्या आशय है। भाई लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो लोकतंत्र से आशय एक ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें देश की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होती है। मतलब लोकतंत्र मतलब क्या कि लोक का शासन। लोक कौन है, तो जनता है, मतलब जनता का शासन। इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो शासन चलाते हैं। भाई वर्तमान में क्या है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन को संचालित कर रहे हैं। जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो नीतियां बनाते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं। लेकिन वो विधायक सांसद चुने किसके द्वारा जाते हैं, वो हमारे द्वारा ही जो है वो चुने जाते हैं। हम ही लोग उनको वोट दे करके अपना प्रतिनिधि नियुक्ति करते हैं, जाइए आप हमारे लिए हमारे द्वारा शासन करिए। और यदि आपका शासन बेहतर नहीं है, आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 साल के बाद आपको कान पकड़ करके उस पद से बाहर कर देंगे। और ऐसा होता भी है कि सरकारें बदलती हैं, विधायक मंत्री बदलते हैं। आज पता नहीं क्यों क्या हुआ, बिहार में कौन जीता चंदन। बिहार में जो चुनाव हुआ था बांकीपुर का, कौन जीत, प्रशांत किशोर जीत गए। अरे वाह, देखिए लोकतंत्र का सबसे बेहतरीन उदाहरण भी आप देखिए कि प्रशांत किशोर वहां जीत गए। जो कि भाजपा के नेताओं का ये कहना था कि वहां से कोई भी जीतेगा, कोई भी, हम किसी को भी खड़ा कर देंगे। मतलब उन्होंने कुत्ते तक की संज्ञा दी थी कि मतलब ये तो अभिमान था या ये कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस तो इसको नहीं कह सकते, ये तो ओवर कॉन्फिडेंस था। लेकिन फिलहाल भाजपा वाले हारे। मतलब पूरी प्राइम मिनिस्टर, गृह मिनिस्टर, मतलब गृह मंत्री को यदि छोड़ दिया जाए, होम मिनिस्टर को, तो कौन नहीं पहुंच गया था वहां प्रचार करने। भाजपा के जो अध्यक्ष थे नितिन नवीन, वो तो दिन रात वहीं डेरा डाले हुए थे। लेकिन क्या हुआ, जनता है, जनता को लगा नहीं
प्रशांत किशोर को विधानसभा में भेजना है तो भेज दिए। तो यही है जनता का शासन। प्रत्यक्ष उदाहरण आपने देखा ही। अब लोकतंत्र को लेकर के विभिन्न विद्वानों ने कुछ कहा है, तो आप भी अपनी परीक्षा में इसी तरीके से प्रयास करिए। लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, किसका है? अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का। इसको कोट करिए। फिर सीले क्या कहते हैं लोकतंत्र को लेकर के कि लोकतंत्र वह सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है? भागीदारी होती है। मतलब सीले कहते हैं कि लोकतंत्र वह सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। और कैसे भागीदार होता है? क्योंकि हम उसमें हमारे प्रतिनिधि होते हैं और प्रतिनिधि जो है वो हमारे द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। फिर लॉर्ड ब्राइस क्या कहते हैं? लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शक्ति किसी एक विशेष वर्ग में नहीं बल्कि पूरे समाज में निहित होती है। तो आपको भी अपने उत्तर लेखन में इस तरीके का प्रयास करना होगा, तब जाकर के आपकी कॉपी बेहतर दिखेगी। एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा कहानी नहीं लिखा है, वो उदाहरण भी दे रहा है, जो विद्वान है उनके कोटेशन को भी लिख रहा है, तब आपको अच्छा अंक मिलेगा। तो आपको इस तरीके से प्रयास करने की जरूरत है। लोकतंत्र का अब मूल सिद्धांत, क्योंकि जब तक आप लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को नहीं जानेंगे तब तक आप तुलना की चीजें नहीं कर पाएंगे कि जो शास्त्रीय लोकतंत्र था और जो आधुनिक लोकतंत्र है उसमें तुलना के बिंदु क्या है। तो लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? सबसे पहले जन संप्रभुता। इसके तहत क्या है कि सत्ता का अंतिम स्रोत कौन है? जनता ही है। मतलब सत्ता जो है वो जनता में ही निहित है, यानी कि जो सत्ता रूपी संप्रभुता है वो जनता है। ठीक है। और सरकार की वैधता जनता की सहमति से ही तय होती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं या उत्तर प्रदेश से हम लोग रहने वाले हैं, हमारे यहाँ योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो वो हमने उन्हें उनके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उन्हें चुना है। लेकिन यदि हमको लगेगा तो 29 में हम मोदी जी को बदल सकते हैं और अभी 27 में हम योगी जी को बदल सकते हैं। ये जनता के आत्मनिर्णय के ऊपर है। ठीक है। तो वही है कि सरकार की जो वैधता है वो उसे कौन प्रदान करता है? तो उसे जनता ही प्रदान करती, हम आप जो है वो प्रदान करते हैं। इसीलिए लोकतंत्र में क्या है? जनता मालिक है और बाकी और सब लोग क्या है? वो सर्वेंट है। लेकिन ये सब सिद्धांत की चीजें हैं। व्यवहार में तो आप एक लेखपाल के पास यूपी में चले जाइए तो वो भी एसडीएम से कम टसन नहीं रखता है और सबसे ज्यादा बदमाशी सब यही सब करते हैं। और माफ करिएगा यदि हमारा कोई विद्यार्थी लेखपाल होगा तो वो अपने दिल पे ना ले इस चीज को। जो हमारे विद्यार्थी हैं वो तो सब अच्छे हैं, क्योंकि हम उनको इतना यहाँ नैतिकता का पाठ पढ़ा देते हैं। फिर राजनैतिक समानता की बात है, मतलब मूल सिद्धांत में कि हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान मताधिकार और राजनीतिक भागीदारी का क्या है? तो हक मिला हुआ है। फिर लोकतंत्र का जो अगला सिद्धांत है ये कानून के शासन की बात करता है कि देश में व्यक्ति नहीं बल्कि कानून सर्वोपरि है, जिसके आगे शासक और शासित दोनों क्या है? तो समान है। ठीक है। और फिर मौलिक अधिकार है कि भाई नागरिकों को जो है फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं कि सरकार इसे किसी भी तरह से इसका क्षरण नहीं कर सकती, इसे नागरिकों से छीन नहीं सकती। हालांकि इसमें भी युक्त जो है वो प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो यहाँ का टॉपिक नहीं है तो उसे बताने की जरूरत नहीं है। बस लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत है आपको इतनी चीजें बतानी होंगी। जन संप्रभुता की बात, राजनीतिक समानता की बात, कानून का शासन और मौलिक अधिकारों की चर्चा। तो इतना आप बता दीजिए तो लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत है उसकी चर्चा हो गई। अब आप देखेंगे कि लोकतंत्र का जो शास्त्रीय सिद्धांत था, जो क्लासिकल थ्योरी थी लोकतंत्र की, वो क्या थी। तो इसके तहत इसका आधार अगर स्वरूप को देखेंगे, जो क्लासिकल लोकतंत्र था उसका आधार या स्वरूप कैसा था, तो ये प्राचीन यूनानी नगर राज्यों के प्रत्यक्ष लोकतंत्र, मतलब जो यूनान में जो अरस्तु हुए, प्लोटे हुए, सुकरात हुए, उन लोगों के समय में क्या था, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं कि मतलब लोकतंत्र में जनता डायरेक्ट सहभागी बन जाए। ठीक है। और आगे चल करके आप देखेंगे 17वीं 18वीं शताब्दी के दार्शनिकों, जिसमें हॉब्स, लॉक, रूसो, जेएस मिल के विचारों पर आधारित है। मतलब ये सब क्या है कि ये सब भी एक तरीके से जनतंत्र की ही बात करते हैं, लेकिन कोई सामाजिक समझौते की बात करता है,
तो कोई उदारवादी शासन की बात करता है। तो ये चीजें, तो ये लोकतंत्र का शास्त्रीय आधार और स्वरूप था। प्राचीन यूनानी जो था वहां क्या था, तो वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं। और हाब्स, लॉक, रूसो, मिल है, ये सब जो है ये इसमें सामाजिक समझौते के तहत, मतलब वहां भी जनता ही संप्रभु, क्योंकि सामाजिक समझौते के तहत क्या है कि भाई सभी लोगों ने मिल बैठ करके शक्ति एक व्यक्ति को दी है, क्योंकि वो हमारे लिए बेहतर काम करेगा, इसीलिए उसको मजबूत करिए, वही बात है। तो वहां भी क्या है, जनता के द्वारा ही चीजें हो रही हैं। फिर प्रत्यक्ष सहभागिता, नागरिकों की नीति निर्माण और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी पर जोर। जैसे वर्तमान में जो हम जिस लोकतंत्र में हम हैं, मतलब भारत है, वो अप्रत्यक्ष मतलब है यहाँ, मतलब यहाँ जनता प्रत्यक्ष नहीं होती, वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से होती है, तो वह अप्रत्यक्ष दौर है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें प्रत्यक्ष सहभागिता होती है। लेकिन ये प्रत्यक्ष सहभागिता क्या है कि अब इतने बड़े विशाल देश के लिए प्रासंगिक नहीं है कि सब व्यक्ति नीति नियम कानून बनाने लग जाए। इसमें ये चुनना ही पड़ेगा अपने प्रतिनिधियों को कि भाई आप जाइए और हमारे लिए नीति निर्माण करिए, कानून बनाइए और इसका बेहतर संचालन करिए, ठीक है। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात है, ये छोटे राज्य या बहुत छोटे भूभाग के लिए तो सही था, लेकिन बड़े भूभाग के लिए ये कहीं से भी सही नहीं था। चलिए, फिर बौद्धिक एवं नैतिक विकास पर बल देता है कौन? लोकतंत्र का जो शास्त्रीय सिद्धांत है। मतलब इसमें क्या है कि लोकतंत्र को केवल शासन प्रणाली तक ये सीमित नहीं करता कि भाई लोकतंत्र की बात है तो आज भी हमारे जेहन में क्या आता है, वही शासन प्रणाली, वही केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यही सारी चीजें। फिर किस तरीके से जनता के लिए काम करना है। लेकिन जो शास्त्रीय सिद्धांत है, ये राजनीति तो होनी है, इसमें होनी ही चाहिए, लेकिन साथ साथ क्या करता है, वो नैतिक चीजों पे भी बल देता है, मनुष्यों के बौद्धिक और नैतिक विकास पर जोर देता है। तो यहाँ राजनीति के साथ साथ क्या है, व्यक्ति के बौद्धिक और नैतिक, मतलब मानसिक और नैतिक विकास पर जो है जोर होता है कि मनुष्य जो है वो बुद्धिमान हो, चरित्रवान हो, मतलब उसमें अच्छी अच्छी चीजों का समावेश हो। ये भी क्या है, राजनीति का ही धर्म है। तो ये राजनीति का जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो इस तरीके की शासन व्यवस्था की बात करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे समकालीन सिद्धांत क्या है लोकतंत्र का, तो समकालीन सिद्धांत में क्या है कि एक तो मॉडल है बहुलवादी या अभिजात वर्गीय मॉडल। ये क्या कहता है कि इसने लोकतंत्र को समाज में समूहों की सक्रियता, और इसमें दो विचारक होते हैं, सुम्पीटर और पैरेटो जैसे विचारकों होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। जैसे विचारकों ने लोकतंत्र को केवल अभिजात वर्ग के चयन की प्रक्रिया माना है। मतलब वर्तमान में क्या है कि जो है एक तो बहुलवादी जो लोकतंत्र है, इनका कहना है कि जो लोकतंत्र है उसमें सत्ता के बहुत सारे केंद्र है, तो ऐसे में क्या होता है कि निर्णय प्रभावित होते हैं। उसके बाद फिर सुम्पीटर और पैरेटो क्या कहते हैं कि ये केवल अभिजात वर्गीय शासन है। कहीं न कहीं ये मार्क्स से प्रेरित है। मार्क्स भी यही कहता है कि जो भी ये सब सरकारें हैं, ये सब क्या है कि बड़े बड़े लोगों के हितों के पोषण करने वाली हैं, पूंजीपतियों के हितों को पोषित करती हैं सरकारें, और उन्हीं के लिए काम करती हैं, और इसमें जो है आम जनमानस का शोषण होता है। और कहीं न कहीं यही सुम्पीटर भी कह रहे हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं, ये जो लोकतंत्र है ये अभिजात वर्गीय है, मतलब इसमें जो शासन तंत्र है ये मुट्ठी भर लोगों के पास है। और अगर आप अपने ही यहाँ का लोकतंत्र देखिए, तो हमारे उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुलायम सिंह जी थे, अब उनके सुपुत्र अखिलेश जी हैं। हो सकता है कि अखिलेश जी के बाद उनकी सुपुत्री या सुपुत्र फिर आ जाए भूमिका में, मतलब सपा उन्हीं की रह हो गई, एक बड़ी पार्टी। 3-4 बार वहां से उस पार्टी के मुख्यमंत्री बने, 3 बार तो शायद मुलायम सिंह जी थे, एक बार अखिलेश जी थे। इसी तरीके से मायावती जी की बात है तो वहां भी अंततः उन्होंने भी अपना उत्तराधिकार अपने भतीजे आकाश आनंद को दिया। कांग्रेस में आप देख ही रहे कि वंशवाद की जड़ें चली ही जा रही हैं। भाजपा में भी उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह को देखा जाए तो उनके भी दोनों मंत्री सेठ ही हो चुके हैं, सारी दोनों बेटे। तो सुम्पीटर और पैरेटो गलत तो नहीं कह रहे हैं कि अभिजात वर्गीय मतलब एक व्यक्ति पहुंच गया तो फिर वो अपने लोगों को ही भरता चला जा रहा है, मतलब ये। और कहा भी जा रहा है कि भाई जो वर्तमान राजनीति है वो आम जनमानस से दूर जाती रही है, और इसकी सीमा में हम चर्चा कर लेंगे आगे। फिर विचारशील और सहभागी लोकतंत्र,
एक मत तो लोकतंत्र का एक तरीके से आलोचना करता दिख रहा है कि एक तो कह रहा है कि बहुलवादी विचार है, इसमें सत्ता के बहुत से केंद्र हैं, ऐसे में न्याय निर्णय में या कोई भी डिसीजन मेकिंग में देरी होती है। फिर सुम्पीटर और पेरेटो क्या कहते हैं कि ये तो अभिजात वर्गीय है, इसमें केवल अभिजात लोग जो है वो शामिल है और उसी उसी के अनुरूप नीतियां बना रहे हैं और अपने लिए ही लाभ कमा रहे हैं। लेकिन जो विचारशील और सहभागी लोकतंत्र की जो बात होती है, इसके तहत लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि तर्कपूर्ण बहस, जन संवाद और संस्थागत जवाबदेही भी होनी चाहिए। तो ये जो लोकतंत्र है, ये दूसरा वाला विचारशील और सहभागी, ये लोकतंत्र को जो समकालीन लोकतंत्र है उसका ये वास्तविक जो चेहरा है कैसा होना चाहिए उसकी बात कर रहा है। कि मतलब जो वर्तमान लोकतंत्र है इसमें क्या है कि ऐसा ना हो कि भाई हम अपने प्रतिनिधियों को चुन लें, वो 5 साल तक अपनी मनमानी करते रहे। नहीं, इस दौरान भी क्या है कि बहस होनी चाहिए, संसद में पर्याप्त बहस हो, फिर उसके बीच एक तार्किक तरीके से निर्णय निकले और जो डिसीजन मेकिंग हो त्वरित हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और इसमें जन की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये हो गया लोकतंत्र की समकालीन सिद्धांत। समकालीन में भी दो तरीके की विचारधारा है, दोनों को मैंने चर्चा कर दी, ठीक है। अब आप जो है थोड़ा सा दोनों में अंतर देख लीजिए, क्योंकि जब आप शास्त्रियों को भी देख ली, सबसे पहले तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को आपने देख लिया, चीजें क्लियर हुई। अब आपने लोकतंत्र का जो शास्त्रीय स्वरूप है उसकी चर्चा कर ली, फिर लोकतंत्र का जो है समकालीन जो स्वरूप है उसकी चर्चा हो गई। जब आप समकालीन और शास्त्रीय दोनों को देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए, तभी आप ये दोनों का जो है वो तुलना कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ये प्रश्न लेंदी जा रहा है, लेकिन तभी आप बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे। तो शास्त्रीय सिद्धांत के तहत क्या है, इसमें क्या होता है कि प्रत्यक्ष सहभागिता की बात करता है, मैंने पीछे बताया है, अब लिंक करिए आप लोग कि प्राचीन यूनान और रूसों के विचारों पर आधारित है यह, जहां नागरिक सीधे नीति निर्माण में भाग लेते हैं। ये कौन कहता है, प्रत्यक्ष शास्त्रीय सिद्धांत। समकालीन सिद्धांत क्या कहता है कि अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र है और आधुनिक बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त है, जिसमें जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। तो जो प्रत्यक्ष सहभागिता है ये छोटे से क्षेत्र के लिए तो ठीक है, लेकिन जो बड़ा क्षेत्र है उसके लिए ये अप्रत्यक्ष वाला ठीक है। जैसे हमारा भारत है, तो भारत में क्या है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से नीति निर्माण में भाग नहीं लेती, वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है पीछे से रहती है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वो अपने कार्यों को संचालित करती है। फिर ये आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है कौन, शास्त्रीय सिद्धांत। और जहां भी शास्त्रीय रहेगा वहां एकदम आदर्शवादी दृष्टिकोण ही रहेगा। यह मानता है कि नागरिक हमेशा जागरूक, राजनीति में सक्रिय रहने वाले होते हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो नागरिक है वो हमेशा जागरूक रहे और राजनीति में सक्रिय रहें? जो मंत्री होते हैं, सांसद विधायक होते हैं, वो नहीं सक्रिय होते, 4 साल तक मटर गश्ती करते हैं, 5वें साल आकर के सक्रियता दिखाते हैं, वो भी तब जब चुनाव गर्दन पे आके लटकती है और लगता है कि चुनाव हार जाएंगे। और ये व्यवहारिक दृष्टि रखते हैं कौन, जो समकालीन सिद्धांत है। क्या कहता है कि यह मानता है कि सभी नागरिक सक्रिय नहीं हो सकते, शासन का संचालन राजनीतिक दलों और अभिजात वर्ग द्वारा होता है। मतलब ये क्या मानता है कि भाई सभी नागरिक जो है राजनीति में सक्रिय नहीं हो सकते, और जो शासन का संचालन होता है वो या तो राजनीतिक दलों के द्वारा होता है या अभिजात वर्ग के लोग होते हैं, वही जो है शासन का संचालन करते हैं। मतलब एक व्यवहार है, एक आदर्श है, तो दूसरा उसका व्यवहार है। फिर ये तीसरा क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य इच्छा और सार्वजनिक कल्याण को प्राप्त करना है। किसका, जो शास्त्रीय लोकतंत्र है। इसमें शक्ति के विकेंद्रीकरण, समूहों की प्रतिस्पर्धा और तार्किक संवाद पर बल दिया जाता है। मतलब यहाँ उद्देश्य क्या है कि सार्वजनिक कल्याण और सामान्य इच्छा। मतलब भाई रूसो क्या कहता है कि जनरल विल की बात करता है, तो यहाँ रूसो के जनरल विल और लोक कल्याण की बात होती है। यहाँ उससे एक कदम आगे कि भाई लोक कल्याण तो आप करेंगे ही करेंगे, हमारे लिए काम कर रहे हैं तो आप हमारा भला तो आपको करना ही करना होगा। साथ ही साथ शक्ति का विकेंद्रीकरण कीजिए, जिसे बहुलवाद कहा जाता है। साथ ही साथ तार्किक संवाद भी कीजिए, जो हमारे प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। मतलब मन की बात करते हैं, लेकिन मन की बात क्या होती है, वो एक तरफा होती है। मन की बात तो तब होती है कुछ आप अपने मन की कहिए, कुछ हमारे मन की सुनिए, तो वो सुनते नहीं है, केवल कहते हैं। जो कि जो आधुनिक लोकतंत्र की धारणा है उसके क्या है, ये विपरीत है। फिर प्रमुख विचारक इसमें कौन है, लॉक, हॉब्स, लॉक, रूसो, जेएस मिल है। और यहाँ कौन है, जोसेफ शुम्पीटर है, मैक्स वेबर है, रॉबर्ट डहाल है, आदि हैं।
तो आपको तुलना की चीजें स्पष्ट हो गई। और देखिए इतना विस्तार से हम बता रहे हैं इस टॉपिक को, तो यहाँ से अगर 15 अंक का प्रश्न आएगा तब भी आप कर लीजिएगा, 10 अंक का प्रश्न आएगा इसी को एक पार्ट में पूछ लिया तब भी आप करने में सहज होंगे। अब इसमें अंतिम क्या है कि इस प्रकार सहभागिता, उद्देश्य एवं व्यवहार के स्तर पर क्या है, तो दोनों में पर्याप्त अंतर क्या होता है, तो दृष्टिगत होता है। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न यहीं तक था और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक मॉडल उत्तर मिला होगा, बल्कि भूमिका, निष्कर्ष, बीच का पार्ट कैसे लिखना है उसके बारे में भी आपको हम कुछ सिखा पाए होंगे। तो पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए अभी धन्यवाद नहीं कहेंगे, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है और आप लोग की शिकायत जायज है। चंदन, आपसे हम कहेंगे कि ये जो पीडीएफ है इसको समय पे बच्चों को डाल दिया करिए, क्योंकि मैसेज आता है। और देखिए आप लोग के सामने ही हम अपने जो हमारे टेक्निकल हेड हैं मैंने उनको निर्देशित कर दिया है, आप लोग को इसका पीडीएफ तय समय पे मिल जाया करेगा, क्योंकि आप 15-20 मिनट हमें दे रहे हैं तो ये आपका राइट है। लेकिन मिलेगा कहाँ, @समृद्धि-IAS ऑफिशियल पे, ये जो हमारा टेलीग्राम है यहाँ मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये सब हमारे चैनल हैं, एक तो जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, तो अभी तक आप लोगों ने इन्हें जो है ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। और सबसे अंत में आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत शुभकामना, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में।